आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली का 7वां भाग, नजरबाग में मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उनकी अवाई की गढ़ी में धूम मची थी। वो राजा थे, राजराजेश्वर थे। उनकी सवारी के आगे धौंसा बजता था। 11 तोपों की सलामी होती थी। आगे पीछे फौज चलती थी। भाट और चारण विरद बखानते थे। बाईजी राज के साथ उनके ब्याह की चर्चा थी। इसी चर्चा को क्रियात्मक रूप देने वे गढ़ी में पधारे थे। ठाकुर का ठिकाना उनकी ही रियासत में था। ठाकुर उनका जागीरदार और रैयत ही था। इससे गढ़ी में राजा के स्वागत सत्कार की भारी धूम मच गई। मैं सहमी सी, कुछ चाव में, कुछ भय में, कुछ उद्वेग में डूबी सी, न जाने मन में कैसी भीतरी उथल पुथल अनुभव कर रही थी। मुझे कोई हुक्म न था, मुझे कोई काम न था, मेरे ऊपर किसी का ध्यान न था। गढ़ी में जैसे और सब थे, वैसे ही मैं भी थी। फिर भी न जाने क्यों एक अजीब गुदगुदी मेरे मन में हो रही थी। अकारण ही मैं हंसने लगती। मन में ऐसा समझती जैसे बहुत व्यस्त हूं। कभी कभी दौड़ धूप करने लगती। बिना काम काम में फंस जाती। बाईजीराज की अटारी गढ़ी में जनानी ड्योढ़ियों की सबसे ऊपरी मंजिल पर थी। वहां बड़ी धूमधाम थी। कुंवरी कुछ खुश थीं या नहीं, मैं नहीं कह सकती। पर वो न मेरी तरह हंसती थी, न चुलबुलाहट से इधर उधर दौड़ लगाती थी। एक प्रकार से सुस्त सी, कुम्हलाई सी बहुधा पलंग पर पड़ी रहती। जब मैं उनके पास जाती, तब वो अपनी कमल सी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर जैसे होठों ही होठों में कुछ कहती। क्या कहती, ये मैं नहीं जानती थी। पर उनको इस तरह देखने पर मैं मुंह में आंचल ठूंस कर हंस देती और वहां से भाग खड़ी होती थी। हकीकत ये थी कि महाराज की अवाई की गढ़ी में जब से धूम मची थी, मेरा मन उन्हें देखने को मानो सबसे अधिक आतुर था। उसी भांति कुंवरी का भी। सच पूछो तो उनका इस तरह मेरी ओर देखने का अर्थ था उन्हें किसी तरह देखने भर की इच्छा। जैसे वो आंखों ही आंखों में पूछ रही थी, क्यों री, वो कैसे है जिनके आगे धौंसा बजता है, पीछे तोपें छूटती हैं, बरकंदाज सिपाही प्यादे दौड़ते हैं, सरदार हाकिम जी हुजूरी करते हैं, जिन पर मूर्छल ढरता है, चारण भाट विरद बखानते हैं, और सबसे अधिक ये कि बाबू ठाकुर हमारे दाता उन्हें अन्नदाता कहकर पुकारते और उनकी चर्चा करते हैं। उनके साथ इतनी भीड़ गढ़ी में घुस पड़ी कि तिल धरने को जगह न रही। चारों ओर जहां तक आंखें जाती, भीड़ ही भीड़, आदमी ही आदमी, सिर ही सिर। कहीं हाथी मैदान में खड़े सूंड हिला रहे हैं, कहीं घोड़े हिनहिना रहे हैं, पांत की पांत। अवलक सब्जा कुम्मेत बछेरा पंच कल्याणी, जगह जगह यही चर्चा। साइस घोड़ों की मलाई दलाई कर रहे हैं, घोड़े घी और रातब खा रहे हैं, हाथियों के लिए रोट सेंके जा रहे हैं। भिश्ती बराबर मैदान में पानी छिड़क रहे हैं, पर धूल दबती नहीं है। गढ़ी का सारा मैदान रावटियों से भर गया। उनमें राजपूत हैं, सरदार हैं, गुमाश्ते हैं, कारभारी हैं, सिपाही हैं, बरकंदाज हैं। हे राम, एक आदमी के साथ इतने आदमी, हाथी घोड़े प्यादे सिपाही। पर वो आदमी कहाँ है? यही तो असल बात थी जिसे मैं जानना चाहती थी, देखना चाहती थी। पर यह क्या मुझ गोली के लिए कुछ आसान बात थी? कुंवरी का मन ठीक न था, कभी ठीक रहता भी न था। सदैव से ही वो मितभाषणी थी, काम की बात बोलती थी, बहुत कम हंसती थी। और ये तो मैं कह ही चुकी हूं कि रंग उनका सांवला था, मैं गोरी चिट्टी थी। फिर भी वो रानी में बांधी, कोई भी देखते ही ये पहचान जाता।
दाता बहुत व्यस्त थे। सभी मेहमानों की खातिर तवाज़ह का भार उन पर था। वह अपने कामदार तनसुख राय के साथ सलाह मशविरा करने में, बातचीत करने में व्यस्त थे। कभी कभी चिंतित भी दिखते। अपने भोजन और वस्त्र का भी उन्हें ध्यान न था। अटाले में रसोई की जबरदस्त तैयारी थी। कितने बकरे मेढ़े काटे गए थे। भांति भांति के मांस व्यंजन बन रहे थे। दिल्ली और जयपुर के मशहूर हलवाई पकवान और मिठाइयां बना रहे थे। मैं सब देखाती और जो देखती कुंवरी को आ सुनाती। सुनकर कुंवरी कुछ कहती नहीं, केवल उसी भांति बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखती। उस देखने का अर्थ था एक प्रश्न, क्या उन्हें देखा तूने? और मैं जैसे भी बने उन्हें देखने को फिर वहां से भाग जाती। सांझ का झुटपुटा हो गया था। गढ़ी में दीपावली की तैयारियां हो रही थीं। खवास और नाई मसालों को जलाकर कुप्पियों से उन पर तेल गिरा रहे थे। बहुत लोग इधर से उधर, भीतर से बाहर और बाहर से भीतर आ जा रहे थे। अन्नदाता इस समय कहाँ होंगे, यही मन में सोच विचार करती हुई ड्योढ़ियों के पिछवाड़े मैं नजरबाग में जा पहुंची। राजा ड्योढ़ियों के पिछवाड़े वाले बड़े कमरे में ठहरे थे। ये मुझे मालूम था। कई दिनों से ड्योढ़ियों का वह हिस्सा सजाया जा रहा था। 2 नए द्वार बनाए गए थे। नया रंग रोगन किया गया था। नए पलंग, कुर्सी और पंखे लगाए गए थे। कई बार मैं स्वयं जाकर वहां की धूमधाम देख चुकी थी, इसलिए ये तो मैं जानती ही थी कि राजा का डेरा यहीं इसी कमरे में है। कमरे की एक खिड़की इसी नजरबाग में थी। उसी खिड़की की राह राजा को देखने के इरादे से मैं नजरबाग में जा पहुंची थी। अभी अंधेरा नहीं हुआ था, पर सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। बारी में से होकर कमरे की तेज रोशनी छन रही थी। कमरे में विलायती झाड़ी की रोशनी का प्रबंध किया गया था। ये मैंने देखा था। ये बारी बहुत ऊंची थी। बारी से राजा को कैसे देखा जाए? कुछ क्षण में असमंजस में पड़ी खड़ी रही। बारी के पास ही हरसिंगार का एक झाड़ था। झाड़ की घनी डालियां बारी तक पहुंच रही थीं। बहुत बार खेल खेल में मैं इस हरसिंगार की डालियों पर चढ़कर ढेर से फूल चुन लाई थी। इस बार भी मैं राजा को देखने के इरादे से झाड़ पर चढ़ गई। चढ़कर उस खिड़की की ओर बढ़ी हुई डाल पर आगे को झुककर मैं खिड़की के भीतर झांकने लगी। राजा भीतर क्या कर रहा है, ये देखने की उत्सुकता में मैं भूल गई कि ये अकेली डाल मेरा भार सहन भी कर सकेगी या नहीं। आखिर बाल बुद्धि ही तो ठहरी। अपने शरीर का सारा बोझ डाल पर डालकर मैं खिड़की पर झुक गई, पर वो डाल चरमराकर टूट गई और मैं औंधे मुंह धरती पर आ रही। मेरे मुंह, बाल और कपड़ों में धूल भर गई। चोट भी लगी। मैं उठ ही रही थी और खींच तथा चोट के दर्द से रोना चाह रही थी कि किसी ने अंक में भरकर मुझे उठा लिया, मेरे कपड़ों की धूल झाड़ी और मुझे पकड़कर खड़ा कर दिया। और तभी मैंने सुना एक सर्वथा अपरिचित कंठस्वर, चोट तो नहीं लगी? रोना और चोट का दर्द में भूल गई और मैंने उलट कर देखा। उस अंधेरे में भी उनके कान के हीरे साफ चमक रहे थे। उज्ज्वल परिधान, कुसमल पाग, कंठ में मोतियों की माला, यत्न से संवार और कान की ओर चढ़ाई हुई मूछें, बड़ी बड़ी तेज पूर्ण आंखें, भव्य व्यक्तित्व। मैं बालिका थी, अनाड़ी थी, मूर्खा थी, पर ये समझने में मुझे एक क्षण भी देर न लगी कि स्वयं महाराजाधिराज ही सम्मुख विराजमान है। उन्होंने मेरी मूर्खतापूर्ण करतूत देख ली है। उन्होंने मुझ मूर्खा को दया करके उठाया है। उन्हीं का सुख स्पर्श और उन्हीं का कृपा वचन मुझे उपलब्ध हुआ है। मैंने राज परिवार में अदब, कायदा, तमीज की शिक्षा पाई थी ही, सो मैंने सिर झुकाकर हाथ बांधकर अरदास की, घड़ी खम्मा अन्नदाता। राजा ने कोमल स्वर से कहा, चोट तो नहीं लगी? नहीं अन्नदाता। कौन है तू? चाकर अन्नदाता। यहां क्या कर रही थी? घड़ी खम्मा, तकसीर माफ हो अन्नदाता। मैं हुजूर के दर्शन करने के इरादे से बारी में झांक रही थी। राजा ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे, वो हाथ तो मुझसे भी अधिक नर्म गर्म था। वो मुझे खींचते हुए से एक ओर ले चले। पतंग जैसे डोर से आप ही खिंची चली जाती है, मैं उनके साथ हो ली। नजरबाग में एक मकरानी की चौकी पड़ी थी। वहां बैठकर उन्होंने मुझे सिर से पैर तक देखा। एक स्मित रेखा उनके होठों पर और आनंद की चमक उनकी आंखों में व्याप गई। कुछ देर वो मुझे देखते रहे, उस अर्ध अंधकार में, जैसे कुछ निश्चित कुछ अनिश्चित भाव से। फिर बोले, तेरा नाम क्या है? मैं चंपा हूं अन्नदाता। किसकी चाकरी में है तू? बाईजी राज की अन्नदाता।
राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर हंसकर बोले, तेरी बाई ने तुझे यहां भेजा था? नहीं अन्नदाता, ये तकसीर तो मैंने ही की। मुझसे ही ये चूक हुई। मैंने हाथ बांध कर कहा और सिर नीचा किए खड़ी रही। बहुत देर तक राजा बोले नहीं। शायद मेरे रूप, मेरे नवयौवन, मेरे विनय को मन ही मन तौलते रहे। फिर जैसे भावावेश के स्वर में बोले, चंपा, जा मेरे लिए दारू ले आ। और मैं घड़ी खम्मा अन्नदाता कहकर एक बार अच्छी तरह उन्हें प्रणाम करके तेजी से चल दी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 7वें भाग नजरबाग में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।